इस वीडियो में हम मंगर का वर्णन देखेंगे जो कि राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित माटी की मूर्ति में इन्होंने वर्णन किया है। देखते हैं। हट्टा कट्टा शरीर, कमर में भगवा, कंधे पर हल, हाथ में पैना, आगे आगे बैल का जोड़ा, अपनी आवाज़ के हाथ से ही बैलों को भगाता, मेरे खेत की ओर सुबह सुबह जाता। जब से मुझे होश है मैंने मंगर को इसी रूप में देखा है, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, मुझे याद आता है हल के बदले कभी कभी मुझे भी उसके कंधे पर चढ़ने का सौभाग्य मिल चुका है, लेकिन ऐसे मौके बहुत कम आए हैं, क्योंकि न जाने क्यों मंगर को बच्चों से वह स्वाभाविक स्नेह नहीं जो उसके जैसे लोगों में प्रायः देखा जाता है। उसे देखकर बच्चे भागते ही रहे हैं, और आज जब मंगर असत्य जर्जर हो चुका है, बच्चे हैं मानो इसका बदला चुकाने को अपनी छोटी छड़ियों से उसे छेड़ कर भागते हैं, और जब वह झल्लाता उन्हें मारने के लिए बड़ी बुढ़ापे की लकड़ियाँ खोजता या खींच और गालियाँ बकने लगता है, तो वे खिलखिला पड़ते और मुंह चढ़ाने लगते हैं। बच्चों से उसकी वितृष्णा क्यों हुई? शायद इसलिए तो नहीं कि उससे जो एक ही बच्चा नसीब हुआ वह कमाऊ पूत बनने से पहले ही उसे दगा देकर चल बसा, और जो उसकी एक बच्ची थी सो लूली, और जिसकी शादी में उसने इतनी दरियादिली दिखलाई, लेकिन एक बार मुसीबत काटने उसके दरवाजे पर पहुंचा तो दामाद ने ऐसी बेरुखी दिखलाई कि मंगर का स्वाभिमान उसे वहां से जबरदस्ती भगा लाया। मंगर का स्वाभिमान, गरीबों में भी स्वाभिमान, लेकिन मंगर की खूबी यह भी रही है, मंगर ने किसी की बात कभी बर्दाश्त नहीं की, और शायद अपने से बड़ा किसी को मन से माना भी नहीं। मंगर मेरे बाबा का अदब करता था, शायद उसके बुढ़ापे के कारण सुना है। मेरे बापूजी को वह बहुत चाहता था, शायद उनके नेक स्वभाव के कारण, किंतु मेरे चाचाओं को तो उसने हमेशा अपनी बराबरी का ही समझा, और मुझे तो वह कल तक तू ही कहकर पुकारता रहा है, जिसकी मजाल जो मंगर को बदजुबान कहे। हलवाओं को मिलने वाले नित दिन गालियां तो दूर की बात। ऐसा क्यों? उसका खास कारण मंगर का यह हट्टा कट्टा शरीर, और उससे भी अधिक उसका सख्त कमाऊपन, जिसमें ईमानदारी ने चार चांद लगा दिए थे। जितनी देर में लोगों का हल 10 कट्ठा खेत जोतता, मंगर 15 कट्ठा जोत लेता, और वह भी ऐसा महीन जोतता कि पहली चास में ही सिराऊ मिलना मुश्किल। मंगर को यह बताने की जरूरत नहीं कि कल किस खेत में हल चले जाएगा। वह शाम को ही सारे खेतों की आर घूम आता, और जिसकी ताक होती वहां हल लिए सुबह सुबह पहुंच जाता। जुताई के वक्त किसी की देख रेख की भी जरूरत नहीं। आम हलवाओं के पीछे किसान जो लट्ठा लेकर पड़े रहते हैं, और तो भी वे जी चुराते ढिलाई करते, आज का काम कल के लिए छोड़ते। यह आदत मंगर में थी ही नहीं। यूं ही रखवाले, चाहे हरी फसल की हो या सूखी पसही की, खलिहान में चाहे बोझों की सील हो या अनाज की रास, मंगर पर सब कुछ छोड़कर निश्चिंत सोया जा सकता था। दूसरा ऐसा जन मिलेगा कहाँ? फिर क्यों न उसकी कद्र की जाए। मेरे बाबा कहते थे मंगर हलवाहा नहीं है, स्वांग है। वह अपने स्वांग की तरह ही कभी कभी रूठ जाता था, और जब तब लोगों को झिड़क भी देता था। उसकी झिड़क सबके सिर आंखों पर, उसका रूठना और उसकी मनौती होती। कभी कभी बातें कुछ बढ़ भी जाती। एक दिन काफी कहा सुनी हो गई। दूसरी सुबह मंगर हल लेने नहीं आया। इधर से बुलाहट भी नहीं गई। रुपए हैं तब हलवाए न होंगे। कोई नया हलवाहा लेकर जोता गया। उधर कोई दूसरा किसान आकर मंगर से बोला, मंगरू देख, तुम्हारे दूसरा हलवा कर लिया है। उन्हें रुपए हैं, 1000 हलवाहे मिलेंगे तो तेरे भी शरीर है, 1000 गृहस्थ मिलेंगे। चल हमारा हल जोत, तू जो कहेगा मजदूरी दूंगा, लेकिन मेरा सिर जो दर्द कर रहा है। मंगल ने इसका जवाब दिया, और उसका यह सिर दर्द तब तक बना रहा जब तक झक मार करके मेरे चाचा जी फिर उसे बुलाने नहीं गए, क्योंकि 4 दिनों में ही मालूम हो गया मंगर क्या है। बैलों के कंधे छिल गए, उनके पैर में फाड़ लग गए। खेत में हल तो चला, लेकिन न ढेला हुआ न मिट्टी मिली। फिर खेत की यार पर बैठे दिन भर हलवाई की टुकारी देते रहिए, तब कहीं 10 कट्ठा जमीन जुते। मंगर के बिना काम नहीं चल सकता। चाचा जी उसके दरवाजे पर खड़े हैं। मंगर भीतर घर में बैठा है। मंगर की अर्धांगिनी भकोलिया ने कहा, मालिक खड़े हैं, जाओ मान जाओ, कह दे मेरा सिर दर्द हो रहा है। मंगर ने चाचा जी को सुना कर कहा, मालिक जरा इनके सिर पर
मालकिन से तेल दिला दीजिएगा। भकोलिया हंसते हुए बोली, तुम मुझसे दिल लगी करती है। मंगर के स्वर में नाराजी थी। मंगर चलो, आपस में कभी कुछ हो ही जाता है, माफ करो। चाचा जी के स्वर में आरजू मिन्नत थी। जाइए, उसी से जुतवाइए जिसे 4 दिन जुतवाया है। मुझे ले जाकर क्या होगा? आधी रोटी की बचत भी तो होती होगी। यूं ही नोक झोंक मान मनोवल। फिर मंगर अपना हलवाई का पैना हाथ में लिए आगे आगे और चाचा जी पीछे पीछे। यह आधी रोटी की बचत क्या, इसे समझा आपने? इसे मंगर का खास इशारा समझिए। जहाँ गांव भर में हलवाहे को 1 रोटी मिलती, मंगर के लिए 1.5 रोटी जाती। वह भी रोटी सुवर्ण की हो और अच्छी पकी हो। उस पर कोई तरकारी भी जरूर हो, क्योंकि मंगर किसी का कच्चा नमक नहीं खाता। मंगर की सभी शर्तें पूरी होती। लेकिन यह 1.5 रोटी वह खुद खाता, ऐसा आप नहीं समझे। क्या अपनी अर्धांगिनी के लिए लाता? नहीं, आधी के 2 टुकड़े कर बैलों को खिला देता। यूं यह आधी रोटी फिर मेरे ही घर आती। लेकिन इसमें कोई काट कपट तो हो नहीं सकती थी। महादेव मुंह ताके और मैं खाऊं, यह कैसे होगा? मंगर के लिए बैल नहीं, साक्षात महादेव थे। एकाध बार बात बहुत बढ़ गई तो मंगर मेरा गांव छोड़कर चला गया। लेकिन गांव में रहते उसने दूसरे का परिहत नहीं पकड़ा। दूसरे गांव में भी वह जम नहीं सका। तब तीसरा गांव देखा और अंत में मारा फिर मेरे गांव लौटा। शायद मेरे घर जैसा कद्रदान उसे कहीं नहीं मिला। मंगर का स्वभाव रूखा रहा है। किसी से लल्लो चप्पो नहीं, लाई लपटाई नहीं, 2 टूक बातें, 4 टूक व्यवहार। तो भी न जाने क्यों मंगर मुझे शुरू से ही स्नेह की नज़र से देख रहा है। शायद इसलिए कि मेरे बापू जी उसे बहुत मानते थे। अब भी कहता है, मालिक ये हमारे मजले बाबू, वो मरे मेरी तकदीर फूटी। और शायद इसलिए भी कि मैं बचपन से ही टूअर हूँ। माँ मर गई, पिताजी चल बसे, तभी तो उसने अपना पवित्र कंधा मुझे दिया। और जब कुछ बड़ा हुआ, मैं ननिहाल जाने आने और रहने लगा तो याद आता है मंगर ही मुझे वहाँ पहुँचाता। मैं एक छठी घोड़ी पर सवार, मंगर सिर पर सौगात की चीजें और मेरी किताबें लिए घोड़ी की लगाम पकड़े आगे आगे। जहाँ नीच ऊंच जमीन होती, कहीं मैं घोड़ी से गिर न जाऊं, बगल में आकर एक हाथ से मुझे पकड़ भी लेता। उसके बलिष्ठ हाथों के उस कोमल स्पर्श का अनुभव आज भी कर रहा हूँ। ज्यों ज्यों बड़ा होता गया, घर से मेरा संबंध टूटता गया। बकौल मंगर, मैं तो अपने ही घर का मेहमान बन गया। लेकिन जब जो 2-4 दिनों के लिए घर जाता, मंगर को उसी रूप, उसी पेशे में देखा करता। कपड़ों से मंगर की वहशत रही है। हमेशा कमर में भगड़ा ही लपेटे रहता। उसे धोतियां मिलती। गोवर्धन पूजा के दिन हर साल एक नई धोती लिए बिना वह बैल के सींगों से में लटकन बांधता क्या। यूं भी बाबा और चाचा साल में जब तब पुरानी धोतियां दिया करते। घर में शादी ब्याह होने पर उसे लाल धोतियां भी मिली हैं। मेरी शादी में मंगर के लिए नया कुर्ता भी बना था। लेकिन धोतियां हमेशा उसके सिर पर ही सिंगार रहीं, जिन्हें वह मुरेठे की तरह लपेटे रहता। और कुर्ता, जब मेरी किसी कुटमैती में वह संदेश लेकर जाता, तभी उसकी देह ढकता। यूँ साधारणतः वह हमेशा नंग धड़ंग रहता। और मैं कहूँ, मुझे उसका शरीर उस रूप में बहुत ही अच्छा लगता। आज एक कलाकार की दृष्टि से मैं कहता हूँ, मंगर को खूबसूरत शरीर मिला था। काला कलोटा फिर भी खूबसूरत। सौंदर्य की रंग साजी और नक्काशी का मजमुआ समझने वालों की रुचि मैं समझ नहीं पाता। यह कहने की गुस्ताखी के लिए आज भी मैं माफ़ी मांगने को तैयार नहीं। मंगर का वह काला कलोटा शरीर एक संपूर्ण सुविकसित मानव पुतले का उत्कृष्ट नमूना। लगातार की मेहनत ने उसकी मांसपेशियों को स्वाभाविक ढंग पर उभार रखा था। पहलवानों की तरह उनमें अस्वाभाविक उभार नहीं आई थी। जांघें, छाती, भुजाएं, सब में जहाँ जितनी जैसी गठन और उभार चाहिए, बस उतनी ही। न कहीं मांस का लौदा, न कहीं सूखी काठ। एक सुडौल शरीर पर स्वाभाविक ढंग से रखा एक साधारण सिर। मंगर के शरीर का ख्याल आते ही मुझे प्राकृतिक व्यायाम के हिमायती मिस्टर मूलर की आकृति का स्मरण हो जाता है। सैंडो के सैदाई उससे कुछ निराश हो तो आश्चर्य नहीं। लेकिन आज न वह देवी रही, न वह कड़ाई रहा। मंगर वह नहीं रहा जो कभी था। करीबी को वह अपने अक्कड़पन से हमेशा धता बताए रहा। लेकिन उम्र के प्रहारों से वह अपने को बचा नहीं सका।
उसकी एक एक चोट उसे धीरे धीरे जर्जर बनाती रही और आज उस पर यह कहावत लागू है, सूखी हाड़ ठाठ भई भारी, अब का लदबद है व्यापारी। उसके शरीर का मांसपेशियां ही नहीं गल गई हैं, उसकी हड्डियां तक सूख गई हैं। आज का उसका यह शरीर उसके पुराने शरीर के व्यंग्य चित्र मात्र रह गया है। बुढ़ापे के प्रहारों के लिए जो ढाल का काम करती, उस चीज का संग्रह मंगर ने कभी किया ही नहीं। आज खाए और कल को झक्के ताको गोरख संग न रखे का उपासक या मंगर संग्रह का तो दुश्मन रहा। कोई संतान भी नहीं रही जो बुढ़ापे में उसकी लाठी बनती। उम्र ने इस निर्वस्त्र कवचहीन योद्धा पर वे सभी तीर छोड़े जो उसके तरकस में थे। मंगर बुढ़ापे के कारण हर चलाने के योग्य नहीं रह गया तो कुछ दिनों तक उससे कुछ फुटकर काम लिए गए, लेकिन यह भी ज्यादा दिनों तक नहीं चल सका। अब एक ही उपाय रह गया, उसे पेंशन मिले। लेकिन हलवाहों यथार्थ अन्नदाताओं के लिए पेंशन हमारे अभागे देश में कहाँ व्यवस्था है, और व्यक्तिगत दया का दायरा तो हमेशा तंग ही रहा है। फिर मंगर में जली हुई रस्सी की वह ऐठन शायद गर्मी भी है। यह महत्वपूर्ण लाइन है, जिससे दया का बादल हमेशा ही उसे दूर दूर भागता रहा है। दया का बादल चाहता है आशीर्वचनों की शीतल सतह, और मंगर के शब्दकोश में उसका सर्वथा अभाव ही समझिए। इसके बदले आज भी वही बेलौस बातें, झड़प झड़कियों की आँच, जो पानी की क्या बात खून को भी सुखा दे। इसके बावजूद उदारता की स्वाति बूंदें कभी कभी टपकती, किंतु पपीहे की प्यास उसे भले ही बुझे, मंगर के बुढ़ापे की मनोभूमि उसे सींची नहीं जा सकती। यह दावे के साथ कहा जा सकता है कि आज हम मंगर की हड्डियों की झांझर भी नहीं पाते अगर उसकी अर्धांगिनी नहीं होती। उसकी अर्धांगिनी भकोलिया, मंगर की आदर्श जोड़ी, वही जमुनिया रंग काली कहकर मैं उसका अपमान क्यों करूं। दो ही बच्चे हुए, इसलिए स्त्रीत्व के उस महान क्षय से बहुत कुछ वह बची रही जो मातृत्व का सुंदर नाम पाता है। यही कारण है मंगर झरझर हो गया, लेकिन भकुलिया अभी चलती फिरती है, कुछ हाथ पांव चलाकर संघर्ष कर लेती है और दोनों प्राणियों का गुजर चला पाती है। लेकिन यह भी कब तक, क्योंकि वह बेचारी भी दिन दिन झीझती जाती है। भकुलिया मंगर की आदर्श जोड़ी, शारीरिक ढांचे में ही नहीं स्वभाव में भी। वे भी दिन थे जब वह तमक कर बोलती, झपट कर चलती, न किसी को जल्द मुंह लगाती और न किसी की हेठी बर्दाश्त करती। जिस किसी ने छेड़ा मानो काली शापिन के फन पर पैर रखा, लेकिन भकोलिया में सिर्फ फुकार मात्र थी। दंसन और विष का आरोप उसके साथ महान अन्याय होगा। पर मर्दों की अपेक्षा औरतें अपने को परिस्थिति के सांचे में ज्यादा और जल्द ढाल सकती हैं। इसका उदाहरण यह भकोलिया है। मंगर आज भी है, मुंह का बिलौस या फूहड़ कहिए, लेकिन भकोलिया वही नहीं रही। किसी का बच्चा खिला दिया, किसी का कुटान पिसान कर दिया, किसी का गोबर पाथ दिया, किसी का पानी भर दिया, और जो कुछ मिला उसमें पहले मंगर को खिलाकर आप पीछे खाने बैठी। किंतु इतना करने पर भी वह हमेशा मंगर की फटकार सुना करती है। मंगर अपना सारा पित्त और पुरानी झड़प अब ज्यादातर इसी पर झाड़ता है। भगवान की मर्जी कहकर मंगर जिसके नाम पर अपनी मुसीबतों को बिसर जाने का प्रयत्न करता रहा, उस भगवान की पाठशाल उसकी और दुर्गति कर दी। उसे जोरों से अदक कपारी उठी। भकोलिया उसकी चिल्लाहट से पसेज किसी दया की मूर्ति की दार में चीनी मांग लाई और उसे बकरी के दूध में पीस कर उसका लेप उसके ललाट पर लगा दिया, बाई पुटपुटी पर और आंख पर भी लगा दे। मंगर ने लेप की वह पहले ठंडाई अनुभव कर रहा। भकोलिया हुक्म बजा लाई, लेकिन यह क्या, जहाँ जहाँ लेप था वहाँ अजीब जलन हुई। जलन के जख्म में बदली और जख्म में उसकी एक आंख ले ली। जब मैं घर गया, बबुआ जी मेरी एक आंख चली गई, मैं काना हो गया कहकर मंगर रोने लगा। शायद मंगर को मैंने यही पहली बार रोते देखा। मैं उसे ढांढस दे रहा था, लेकिन मेरा हृदय और विपदा अकेली कब रही। पिछले माह में मैं घर पहुंचा। सुबह धूप निकल आई थी, लेकिन अपने चिर अभ्यास के अनुसार मैं आंखें मूंदे रजाई में लिपटा पड़ा था। थोड़ी थोड़ी देर तक कुछ गिरने की सी धम धम की आवाज़ होती। रजाई मुंह से हटाकर आंखें खोली, देखा सामने पुआल के टाल
के नज़दीक एक काला सा अस्थि पंजर बार बार खड़ा होने की कोशिश करता और गिरता है। यह क्या? चौंक कर गए उठा। उस ओर बढ़ा, यह तो मंगर का अर्धांग मार गया है। देखा, आंखें सजल हो उठी, निकट गया, उसे संभाला, फिर कहा, मंगर पड़े क्यों नहीं रहते? यह कैसी चोट लग रही होगी? पड़े पड़े मन उब जाता है बबुआ, मंगर ने जवाब दिया। उफ, नसें ढीली पड़ गईं, खून का सोता सूख गया, लेकिन मानो अब भी उसे तरंगे उठती और किसी सूखे सागर की तरह बालू के तट पर सिर धुन पछाड़ खा गिर गिर पड़ती हैं। कैसा करुण दृश्य!